में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों, विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जानकारी भी साझा की गई है। कृष्णा गौर जी, हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी, हमारी पूर्व मंत्री और वर्तमान सक्रिय विधायक श्रीमती अर्चना जी, हमारी राज्यसभा की सांसद माननीय माया नारोलिया जी, इस अवसर पर हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, इसी के साथ आप सब भाई और बहनों, सारी बातें एक एक करके उसमें आई गई है और हम सब आज संचार के युग में और सब विभिन्न प्रकार के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से इस पूरे घटनाक्रम से अवगत हैं। ये भी सही है कि जो घटनाक्रम अपने इस लोकतंत्र के अंदर एक बहुत निर्णायक दौर तक पहुंच गया था, हम सब कमोबेश उस घटना को, घटना के कारण को, घटना को घटने से दुर्घटना में बदलने वाले लोगों को सबने गौर से देखा है। जितने भी जिसके अंदर के मनोभाव थे, एक एक करके द्रौपदी का चीरहरण तो हमने 5000 साल पहले सुना था, लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग जिस प्रकार से वो उस घटना के अंदर हिस्सा ले रहे थे, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मैं आज के इस अवसर पर बहनों की मौजूदगी में बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था, माननीय गृह मंत्री जी प्रस्ताव को बन करके जिस ढंग से उस बात को लेकर के छोटी छोटी बात प्रारंभ से हर बार जैसे कि होता आया है, थोड़ा सा बड़ा मन करके माननीय मोदी जी ने तो सभी को खुला पत्र भी लिखा था कि इस मुद्दे पे हर दल के लोग, हर प्रकार के प्लेटफॉर्म से कहीं कोई बाल बराबर भी बाकी नहीं रह जाइए कि कोई किसी में कहे कि भाई हमको लिखित में नहीं दिया, हमको बोला नहीं, हमको बताया नहीं, हमसे चर्चा नहीं की। जिस अधिनियम पे 2023 में सबने यूनानिमस होकर के पहले एहसास कराया था कि हाँ, इस महिला आरक्षण के मसले पे हम सब साथ, पलटू राम पलटी खा गए। क्यों? क्योंकि यह अवसर परस्ती का सर्वोच्च उदाहरण पेश कर रहे थे। 23 चुनाव की तरफ जब थे तो तुरंत तैयार हो गए। अब चुनाव की बेला जब 3 साल बाकी है तो फिर उसमें अपनी अवसर परिस्थिति का रास्ता ढूंढ करके कितना गंदा खेल खेला। कभी सुन करके, देख करके, विचार करके भी अपने आप पे, अपोजिशन के लोगों पे घृणा आती। कहाँ उत्तर दक्षिण का झगड़ा है? किसने कह दिया उत्तर दक्षिण का झगड़ा? लेकिन अपने चुनाव जीत को लेकर डीएम की पागल हो गई। जिस ढंग से वो विषय ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में क्या विचार कर रहे हैं। ये कोई घृणित मानसिकता नहीं, ये अलगाववादी मानसिकता है। मैं इसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरे, तीसरे, चौथे, हर कोई अलग अलग प्रकार से अपनी पूरी घटना का तमाशा बनाने पे तुले। एक बड़ी बहन, बड़ी नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़ नहीं सकती हूं। नारियों के किस्मत का फैसले को सत्यानाश करके तुमने उनको दुरावस्था में डालने का पाप किया। वो पाप जो उनके राजीव गांधी जी के काल में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ 3 तलाक का। ये वही परिवार है जिस परिवार ने विषबेल की तरह सदैव लोकतंत्र में सबका माखोल उड़ाया। ये उसी की कल आगे की कड़ी है। जब बहनों को अधिकार मिलने की बात आई तो अपने कुतर्कों के बलबूते पर, किंतु परंतु लगाते लगाते जिस प्रकार से लज्जित करने का काम किया, नारी ने नारी को अपमानित करने का बहुत गंदा खेल खेला हम सबके सामने, और बड़े मुस्कुरा कर। पता नहीं अंदर की आत्मा क्या कह रही थी। भारत में बात हो रही थी कि अमेरिका में हो रही थी? बहुत कष्ट के साथ बोलना पड़ेगा। ये जो भाव थे अंदर से,
और क्या क्या शब्द और किसे शब्द बोल करके बोली जा रही थी बात। कितनी छोटी छोटी बातें हैं। अगर 1971 में 55-54 करोड़ की आबादी थी, तो वो सीटें अगर आज 140 करोड़ के बाहर अगर हो जाएगी तो उनको नहीं बढ़ेगी इस अनुपात में। बच्चे को भी मालूम है कि जो आबादी 1971 में थी परिसीमन में, वो स्वाभाविक रूप से बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगी तो सीटें भी बढ़ेगी, और सीटें बढ़ेगी तो कौन से राज्य की घटेगी। इसी सावधानियों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने कदम कदम पर पूरे जवाब देने के पहले बीच बीच में हर बात स्पष्ट करते गए। कोई झूठ मत फैलाओ, कोई गलत मत बोलो, कोई कंफ्यूजन मत करो, उत्तर दक्षिण का भाव फालतू की बात। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र क्या डराने का काम किया, लेकिन उन्होंने वहां भी स्पष्ट किया कि सीटें बढ़ रही है, कोई सीटें नहीं घट रही है। जो अनुपातिक परसेंटेज है वो परसेंटेज भी बढ़ रहा है। हर चीज स्पष्ट करने के बाद भी कोई सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जान करके जो आंख नीचे उसको कैसे जगा सकते, ये उसके उदाहरण है। लगातार उसी माहौल बनाते हुए पूरी बात का जैसे यूनानिमस तय कर लिया था कि हम बहनों को हक नहीं देंगे, और ये एक बार नहीं हुआ है। ये परंपरा, हर वो बात जो ये बोल रहे हैं, जो माननीय अमित जी ने भी कहा हमारे सबके सामने कि 2014 के पहले जिस आरक्षण की बात अभी कर रहे हैं, 14 के पहले क्यों नहीं कहते थे। बंद आरक्षण, जातिगत जनगणना करने का पाप किसके सिर पे है, किसने बंद किया था? कांग्रेस ने बंद किया जातिगत जनगणना। और ऐसे में हर वो प्रश्न, जिस प्रश्न के बलबूते पर जो प्रश्न के उत्तर वो वर्तमान सत्तारूढ़ दल से मांग रहे थे, वो अपनी आत्मा से मांगे तो उनको अंदर का पाप दिख जाए। लेकिन अंदर का पाप देखने के बजाय उनने बाहर का जो वितंडावाद बनाया है, उस वितंडावाद का पूरा देश आज दुखी है। निंदनीय व्यवहार से, एहसास से हम सब इस बात के लिए वाकई माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि आप संख्या बल में आप 2/3 हम आज नहीं है, लेकिन 100% बहनों के दिल को दुखाने के लिए देश इनको कभी माफ नहीं करेगा, ये बात सही है। इसलिए अब मैं इस पे और ज्यादा न बोलते हुए, सारे प्रेस की बातें आप तक आ गई। अब हमारी बात, चूंकि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, सबसे बड़ी पंचायत जनता की होती है, इसलिए पूरे देश के अंदर हमारे सरकार के माध्यम से, हमारी पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सभी प्रकार के आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचाने का निर्णय हुआ है। कल अपने इसी प्रदेश के अंदर एक बड़ी रैली निकाल करके, पद यात्रा निकाल करके, एक आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे, और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। उसकी पहली कड़ी आज की पत्रकार वार्ता है, दूसरी कड़ी कल का हमारा ये प्रदर्शन है। आगे फिर हर 2, 3, 4 जिले में एक एक प्रदर्शन के कार्यक्रम होंगे। सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत सभी दूर फिर प्रस्ताव पारित होंगे। जो ये निंदनीय घटनाक्रम हुआ, विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाएंगे, उस सत्र में भी पुनः इस तरह की बातें सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं है। हमारा सबका, जो आपने सबने देखा कि जो देश का आधी आबादी के साथ जो दुरावस्था का या एक तरह से जो दुर्व्यवहार किया गया है, उसके सारे विषय को सबके सामने लाने का और हमारी सबके द्वारा निर्णय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका साथ मिलेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी, ये सबके बीच करके रहेंगे। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। वैसे तो ये विषय ऐसा है कि बहुत प्रश्न नहीं होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ना है। कुछ संक्षिप्त प्रश्न ले लेते हैं। 1 मिनट, एक करके मैं बोलता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे पहले बहनों को ही स्थान दे देते हैं। सुचन्ना जी बोल रही है। सुचन्ना जी, सिंगल प्रश्न। हाँ जी। तो वहीं मध्य प्रदेश के पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी ओरछा के लिए अब हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरछा जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को हवाई मार्ग से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष बलबीर पुंज का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही राजनीति, पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में एक लंबे और प्रभावशाली करियर का अंत हो गया। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलबीर पुंज का जीवन राष्ट्र सेवा और वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने बीजेपी संगठन को मजबूत करने और विचारधारा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक परिवार को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई राहत और लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए कई फसलों को हरी झंडी दी है, जिन्हें राज्य में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बता दें कि फैसलों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत को कम करना और कृषि उत्पादन के दाम सुनिश्चित करना है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रदेश में कृषि व्यवस्था को नई गति मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं इस घोषणा के बाद से राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया। विपक्षी दलों ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा, जमीनी स्तर पर किसानों को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे फसल का उचित मूल्य न मिलना और कर्ज का बोझ। विपक्ष का कहना है कि केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस क्रियान्वयन से ही किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकनाथ धाम ओमकारेश्वर में 5 दिवसीय पर्व का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन में संत समाज की गरिमाई उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने परंपरागत विधि विधान से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एक मानवता, संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। पूरा आयोजन स्थल भक्ति और उत्साह से भरा हुआ नजर आया। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ आध्यात्मिक और इसके साथ ही एकता पर जोर दिया गया। शारदा पीठ सदानंद सरस्वती महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। मंच पर ही विराजमान स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज साहब, सुश्री निवेदिता दीदी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी विवेकानंद पुरी जी, आपको भी प्रणाम। स्वामी वेद तत्वानंद महाराज, आपका भी प्रणाम कर रहा हूं। आचार्य कुप्प शिव सुब्रमण्यम अवधानी जी, प्रोफेसर यज्ञेश्वर शास्त्री जी, इस सभागार में मौजूद सभी संत वृंद, आपके सबको चरणों में प्रणाम। और ये बात सही है कि जब अद्वैत की बात कर रहे हैं तो सभी की शरीर में बैठी हुई पवित्र आत्माओं के साथ में इस धाम के चेतना का एहसास भी हो रहा है। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश अद्भुत धरती, मध्य प्रदेश की अगर गाथा गाते हैं आनंद के साथ, तो हर युग में हम तो भगवान श्री राम के युग से अगर स्मरण करें कि भगवान को वनवास मिला, लेकिन मंदाकिनी माता के किनारे चित्रकूट के धाम में राम बनकर के आए वनवास के साथ, लेकिन श्री राम बनकर दुनिया को राम राज्य के मार्ग पे ले जाने वाला प्रदेश हमारा अपना मध्य प्रदेश है, जिनने भगवान राम का बाद का जीवन पूरे संसार के लिए पूजनीय बनाया। हम सबके लिए घर घर में भगवान राम के संस्कारों से, भगवान राम के रिश्तों से, परिवार के अंदर माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से संबंधों को अमर करने के साथ शासन के सूत्र राम राज्य का एहसास कराते हैं। हम और भाग्यशाली हैं। 5000 साल पहले कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण अवंतिका इसी मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में आए और सांदीपनी आश्रम में आकर के भगवान श्री कृष्ण करके उनने अपना जीवन अलग प्रकार से व्यतीत करते हुए कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, उनका पूरा जीवन सदैव कर्मवाद के आधार पर अद्भुत रूप से हम सबको प्रेरणा देता रहा है। ऐसे ही कठिन काल में कालड़ी केरल से चले हुए आदिगुरु शंकर
बालक शंकर बनकर के इसी धाम पे आते हैं। हमारा सौभाग्य है यहाँ परम पूज्य गोविंद पाद जी महाराज के आशीर्वाद से शंकराचार्य बनकर सनातन धर्म की धारा को अविरल रूप से बहाने के लिए युगों युगों तक उनको सदैव स्मरण करते रहेंगे। वाकई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस नाते से भी जब शंकराचार्य जी महाराज सहित इस मंच ने सारी बातें विस्तार से कह दी है, तब दोहराने की जरूरत तो नहीं होगी। शासन के नाते से आप सबके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति ने ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर, केवल ये ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। जो भगवान कृष्ण गीता में 13वें अध्याय के माध्यम से कहते हैं, जिसके क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग के आधार पर हमको एहसास कराते हैं कि ये जड़ चेतन का स्वरूप, शिव शक्ति का स्वरूप हम शिव रूप में भी जानते हैं, शक्ति रूप में भी जानते हैं। मेरी अपनी ओर से सरकार के माध्यम से जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्रम परमात्मा करे लगातार जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। एक संकल्प मुझे बताया गया है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने जो जो जोड़ा मनीष जी, हमने सब करा, लेकिन इस आयोजन के साथ इस संकल्प की पूर्ति के बाद ही हमारे लिए एकात्मता का ये संकल्प कृपा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के हम सब दोहराएंगे। तो मुझे लगता है आज का ये सत्र, उद्घाटन सत्र अपने आप में परिपूर्ण होगा। इसको दोहराना पूरे को, एकात्मता का संकल्प हम दोहराएंगे। श्रवण, मनन एवं निध्यासन द्वारा जीव जगत ईश्वर के मूलभूत एकात्म भाव को आत्मसात करेंगे। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनकर आदर्श समाज, उन्नत राष्ट्र और मंगलमय विश्व का निर्माण करेंगे। हरिओम। नर्मदे महारानी की, ओंकार महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मध्य प्रदेश के पिपराई में 3 नाबालिग सहेलियों के धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में अशोकनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए साजिश के सूत्रधार जस्सी किन्नर को गिरफ्तार किया। इसने ही नाबालिगों को मुस्लिम लड़कों से मिलवाया और बुर्का पहनाकर बता दें कि धर्म परिवर्तन भी करवाया। कोर्ट ने किन्नर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अशोकनगर से सामने आए चौंकाने वाले 3 नाबालिगों के धर्मांतरण और लव जिहाद मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। मामले में पुलिस ने भोपाल से जस्सी नाम की एक किन्नर को गिरफ्तार किया है।
बताया जा रहा है कि यही किन्नर पूरे कांड का सूत्रधार है। इसने ही नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों से मिलवाकर दोस्ती करवाई थी। इसने ही बुर्का पहनाया और इसके साथ ही धर्मांतरण कराकर निकाह कराया गया था। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है और इसके साथ ही अशोकनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले में पहली गिरफ्तारी करते हुए साजिश की सूत्रधार जस्सी किन्नर को गिरफ्तार किया। इसने ही नाबालिगों को मुस्लिम लड़कों से मिलवाया और बुर्का पहनाने से लेकर धर्म परिवर्तन भी करवाया। कोर्ट ने किन्नर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अशोकनगर से सामने आए चौंकाने वाले 3 नाबालिगों के धर्मांतरण और लव जिहाद मामले में एसआईटी का गठन किया गया। मामले में पुलिस ने भोपाल से जस्सी नाम के एक किन्नर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यही किन्नर पूरे कांड का सूत्रधार है। इससे ही नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम युवकों से मिलवाकर दोस्ती करवाई थी। इसने ही बुर्का पहनाकर और धर्म करवाकर निकाह कराया है। ग्वालियर में एटीएम चौराहे पर 15 लाख रुपए के गहनों की लूट का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि लूट की साजिश खुद फरियादी महिला ने रची थी। पुलिस ने महिला और उसके नाबालिग भाई और उसके दोस्त को पकड़ लिया है। पुलिस को महिला के बयान में बता दें कि शक हुआ था और जांच के दौरान उसकी मां से पूछताछ की गई, जिसमें अलग जानकारी सामने आई। इससे मामला संदिग्ध हो गया। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों आरोपी की पहचान हो गई है। इसके बाद सख्ती से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा किया गया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।